अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, तमाम अपने मौज़ूआत और सवालात के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले नाजरीन आज बात कर लेते हैं एक बड़े कलीदी और ज़रूरी अमल की, इंतखाबी इस्लाहात, जो कि अपेरेंटली स्पीकिंग गवर्नमेंट का भी सबसे प्रायर एजेंडा नज़र आता है और अपोजिशन का भी सबसे फॉरमोस्ट और ज़रूरी एजेंडा नज़र आता है। लेकिन जो तफरीक है वो इसके बावजूद बहुत वास्ट है इन दोनों में। फिर क्या वजह है कि अगर ये कॉमनैलिटी है, अगर एक कॉमन मुश्तरका एजेंडा है, तो इसके ऊपर ये दोनों फरीक और बिलखुसूस अपोजिशन को बार बार आमादा करना पड़ रहा है कि आएँ और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत का साथ दें पार्लियामेंट में। ऐसा हो क्यों रहा है? पहले सवाल मुलायजा करें, फिर मजीद बात करते हैं। जी नाजरीन, आपने देखी कि वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट करके बाकायदा जब NA 249 का मुकाबला हुआ, ये जो बाई इलेक्शन था, इसके अंदर हमने देखा कि जो रिवायती तौर पे दोस्त थे और एलाइज थे इस वक्त की मौजूदा अपोजिशन में, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, इन दोनों के दरमियान रिजल्ट्स को लेकर एक अजीब ही अंबार शिकायतों का खड़ा सा हो गया है। एक तरफ रीकाउंटिंग की दरख्वास्तें हैं क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि नून लीग के कंटेंडर थे, और दूसरी तरफ कादिर मंदोखेल साहब जो कि जीते हैं ये बाई इलेक्शन, दोनों के दरमियान जो वोटों का फर्क था वो बहुत मामूली था, बहुत कम था। तो लिहाजा रिकाउंटिंग की एक तरफ नून लीग की तरफ से दरख्वास्त की जा रही है और फाउल प्ले के इल्जामात बार बार आयद किए जा रहे हैं। इन्हीं फाउल प्ले के इल्जामात को, क्योंकि सिंध हुकूमत के जेर निगरानी ये तमाम इलेक्शन हुआ और जो इंतजामिया थी वो ऑब्वियसली सिंध हुकूमत की पीपल्स पार्टी की थी, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी बार बार उन इल्जामात की तरदीद करती हुई नजर आ रही है और उसके हवाले से अपनी एक्सप्लेनेशन हैं या अपनी स्टेटमेंट्स हैं, अपने तौर पर जो अपना वर्जन है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नाजरीन, अल्टीमेटली इन तमाम चीज़ों का वाकईतन असल ये हल है जो कि वजीर आजम इमरान खान प्रपोज कर रहे हैं और हुकूमत वक्त इस हवाले से काफ़ी कोशा नजर आते हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात, क्योंकि हर इलेक्शन के बाद जो हारने वाली पार्टी होती है वो हमेशा अग्रीव्ड पार्टी के तौर पर सामने आती है, उनकी शिकायतों का, शिकवों का एक अंबार सा लग जाता है, ख्वाह वो इलेक्शन कमीशन से हो या इंतजामिया से हो। तो चले आए मिलकर इंतखाबी इस्लाहात कर लेते हैं ताकि ये तमाम मामला वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो जाए और जो हारने वाली पार्टी है, जो कि साला साल से एक प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम में, ये प्रॉब्लम हल हो जाए। तो लिहाजा ये इंतखाबी इस्लाहात कर लें। लेकिन अपोजिशन नाजरीन अभी भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पूरी चीज के पीछे दरअसल जो मुहरकात हैं या जो मकासद हैं वो कुछ और हैं और हुकूमत अभी भी इस पूरे मिशन को लेकर या इस ऑब्जेक्टिव को लेकर संजीदा नहीं है। अपोजिशन की इस शिकायत में क्या लॉजिक है या कितना वजन है, ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे और हुकूमत कितनी कोशा है इस चीज को आगे पुट फॉरवर्ड करने में, या फिर हुकूमत को कितनी उम्मीद है इस बात की कि उनको अपोजिशन का ताउन इस बहुत जरूरी लेजिस्लेशन के हवाले से दरकार होगा एज फार एज स्पेशली द पार्लियामेंट इज कंसर्न्ड। NA 249 का मुकाबला हमारे सामने है, पिछले भी जितने बाई इलेक्शन हुए उनके भी जो नताइज और कॉन्सिक्वेंटली उनके हवाले से जो होने वाली शिकायत हैं वो भी हमारे सामने है। और ये तो सिर्फ नाजरीन बाई इलेक्शन है। एक बात ये भी हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि अगर बाई इलेक्शन में इस कदर शिकायत हैं तो आगे आने वाले जनरल इलेक्शंस के हवाले से क्या जरूरी नहीं है कि इस वक्त जब टाइम हमारे पास है हम इसके हवाले से अपना जो बैकअप प्लान है वो कर लें और अपने जो इंतजामात हैं एटलीस्ट वो तो मुकम्मल रखें। इस बहुत जरूरी नशिस्त में नाजरीन हमारा साथ दिया, यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, बलोचिस्तान अवामी पार्टी की नुमाइंदगी एज वेल एज गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगे। बहुत शुक्रिया अनवार साहब आपकी मौजूदगी, तशरीफ आवरी के लिए। फैसल करीम कुंडी साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक डिप्टी स्पीकर भी हैं आप कौमी असेंबली के। वेलकम ऑन बोर्ड फैसल साहब। लेकिन पहले अनवार साहब अगर आपसे मैं बात का आगाज कर लूं, फरमाइएगा, एक तो आप दावत दे रहे हैं, हुकूमत दावत दे रही है बार बार कि अपोजिशन आए बैठें। अपेरेंटली स्पीकिंग जो मसला शुरू हुआ था अपोजिशन का वो तो था ही 2018 के नताइज के हवाले से, इलेक्शंस के। तो फिर क्या उनकी तरफ से अगर कोई जेन्युइन कोई ग्रीवेंस है तो क्या हुकूमत उसको सेटल करके आगे नहीं बढ़ सकती? बहुत शुक्रिया मोना। देखें, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव को या ओवरऑल जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इसके पर्सपेक्टिव को समझने के लिए मेरे ख्याल में बुनियादी बात को समझना पड़ेगा। डेमोक्रेसी की जो एसेंस है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की जो एसेंस है, वो लोगों की जो हक राय दही है, उनका जो बुनियादी राइट टू ऑथोराइज समवन टू रूल देम,
उसको अगर बुनियाद बनाया जाए, उसकी ट्रांसपेरेंट अंदाज में ये कैसे एक्सरसाइज हो, यही जमहूरियत की असल है, यही जमहूरियत की रूह है, यही लिबरल ऑर्डर की बुनियाद है। मोनार्की से, किंगशिप से, एम्पायर से, डिक्टेटरशिप से जो ये सफ़र इंसान ने तय किया हुआ है, इस बुनियादी उसूल और प्रिंसिपल पे तय किया हुआ है कि जो हक़ हुक्मरानी है वो दरअसल लोग तकवीज़ करेंगे, वो लोग आपको बाय द कन्वर्ट कर पीपल देंगे, फॉर वो द राइट, पीपल, यस। एग्जैक्टली, बाय द पीपल फॉर द पीपल वाली बात जो है। अब ये इसमें जो सबसे प्रोसीजरल अहम अमल है वो इलेक्टोरल प्रोसेस है। और दुनिया में जो जितनी भी जमहूरियतें हैं उन्होंने जब ये सफ़र तय किया है, ये इलेक्टोरल प्रोसेस बड़ा गदला रहा है, बड़ा भयानक रहा है, बड़ा ख़राब रहा है, और मुख्तलिफ माशरों ने इवॉल्व होते होते आहिस्ता आहिस्ता उसको दुरुस्त किया है। इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व रही हैं, चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हवाले से थी, चाहे वो अमेरिकन कांग्रेस के हवाले से थी। मनी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, हमेशा से रहा, यूरोप की मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में रहा। उन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल के मेथड के तहत जो जो गलत चीज़ें थी उनको अपने से दूर की और अपने निज़ाम को बेहतर किया। राइट। अब इसी अमल से पाकिस्तान भी गुजर रहा है। इसमें इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, कभी अपोजिशन, कभी इदारे, कभी इंतज़ामिया, कभी रियासती इदारों की तरफ, एस्टैब्लिशमेंट पे बातें। ये हमारा एक तसलसल के साथ ये सफ़र इस प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से चलता आ रहा था। इसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली जब ये इलेक्शन हुआ 249 कराची में, वही आवाज़ें उठनी शुरू हुई, उसी तरह के इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम एक दूसरे पर आए। तो इसमें मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो लीड ली वो यही थी कि देखें, एक तो जिस तरह का टर्न आउट हुआ उससे लोगों का इनडिफरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, टूवर्ड्स द इलेक्टोरल प्रोसेस, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। राइट। अच्छा, इस रिफ्लेक्शन, ये कोई अच्छी नवीद नहीं है जमहूरियत के लिए। ये लोगों की पार्टिसिपेशन के हवाले से एक बड़ी अलार्मिंग बात है कि 20-21% लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहे हैं, वो 80% लोग जो हैं ये तो अनवर साहब हम यकीन रखते हैं कि जाहिर है ऑपोजिशन भी गालिबन ये चाहते होंगे कि इस किस्म की चीजें हल हो पाएं। ये ऑफ तो कोर्स तमाम अभी तक जो बातें हैं वो तो मुश्तरका बातें हैं, लेकिन प्रॉब्लम अगर है तो जैसे ऑपोजिशन कहते हैं कि आप लोग उनको कंस्ट्रक्टिवली एंगेज नहीं कर रहे, ये बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या फिर जो आपकी बातें हैं वहां तक महदूद हैं, असल पार्लियामेंट में आप कोई काम नहीं कर रहे उनको ऑन बोर्ड लेने के लिए। इस वक्त अगर मीडिया भी इस ओवरऑल डिस्कोर्स का हिस्सा है, अगर मीडिया में आके गवर्नमेंट पब्लिक पोजीशन लेती है, फेडरल मिनिस्टर्स आते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अलॉन्ग विद पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, आज सुबह मैं देख रहा था, उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, तो ये पब्लिक पोजीशन है ऑफ गवर्नमेंट, ये कैबिनेट की पोजीशन है जो वो पब्लिक डोमेन में ले आए हैं। अब उस डोमेन से वो पार्लियामेंट के फोरम पे आते हुए जाहिर है जब एक डिस्कोर्स का आगाज होगा, गुफ्तगू होगी, तो उस फोरम पे भी वो आ जाएगी। अनवर साहब थोड़ा मजीद आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू को आगे ले जाते हैं, क्योंकि इनिशियल तो रिमार्क्स हमारे पास आ गए हैं। आप कह रहे हैं कि ये एक बात, एक प्रोसेस अभी चल रहा है, ये नहीं है कि ये खत्म हो गया है और इस पे उम्मीद रखी जाए। नाजरीन, मुझे इसी कंटिन्यूटी में आफ्ताब जहांगीर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लियामानी सेक्रेटरी। वेलकम ऑन बोर्ड आफ्ताब साहब। मैं आपकी तरफ शॉर्टली रुख करती हूँ, लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब, पहले आप बताएं, आपने अभी गुफ्तगू सुनी, अभी अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो भी पूरी बात फरमाई है, बिल्कुल वो लुबाब ये है कि पर्पस आप तमाम का सेम है, वही है, लेकिन NA 249 में बता दें पहले कि ये क्या हुआ, क्योंकि ये जो मामला है ये समझ से बाहर है। नून लीग आपके ऊपर बाज़ाब्ता खुद ये इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं और उन्होंने बहुत ये वाज़े अल्फाज में कहा है कि रिगिंग हुई है, और जो खास तौर पर जो सर्वेस वगैरह भी थे वो भी ये सजेस्ट कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी इस रेस से बहुत दूर थी। जो टॉप 3 जमातें कह लें उनमें PTI का नाम था या नून लीग का नाम था या कुछ सर्वेस के हिसाब से PSP का नाम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मोना, आपने अभी बात की 249 के इलेक्शन के हवाले से और आपने सर्वे की बात की। पहले मैं सर्वे पे आ जाऊंगा। आपने खुद अभी कहा कि PTI सर्वे में 30 नंबर पे थी, फिर वो 5वें 6 नंबर पे कैसे चली गई। देखिए, अब इल्जामात लगाना, अब एक चीज है कि आप इल्जामात सिर्फ इल्जाम लगाएं जब इलेक्शन हार, आप किसी प्रूफ के साथ आए। हमने तो पहले भी ऑपरेशन किया मैदान के दोस्तों को कि आपके पास कोई सबूत है, आप आए। पूरे दिन पुलिस स्टेशन चलता रहा, कहीं पे भी कोई कंप्लेंट्स ऐसी नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी ने 2-3 जगहों पे कंप्लेंट्स की थी जहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस घूम रहे थे।
उसके बाद कोई बता दे किसी के पोलिंग यूनिट ने कोई इंतजाम लगाया, कोई ऐसा बात की यहाँ पे छप्पे लग रहे हैं, यहाँ पे इतना खुशगवार वाकया हो रहा है, यहाँ पर जबरदस्ती हो रही है, बल्कि नून लीग ने तो फैसल साहब आपने देखा होगा उन्होंने ये कहा है कि तमाम जो बैलेट हैं NA 249 के वो आर्मी और रेंजर्स के हवाले कर दिए जाएं, मतलब उनको इतना भी एतबार नहीं है सिंध हुकूमत पे। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। वो सब चीजों के बाद आज वो ये कह रहे हैं सिविलियन सुपरमेसी के कहने वाले, जो कहते हैं कि सिविलियन सुपरमेसी हो, आज वो कह रहे हैं कि फौज के हवाले पर। कल वो फौज के मुतालिक उनके बयान सबके सामने क्या कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि हमें किसी भी बात नहीं, हमें फौज पे एतमाद है। अब हम उनके दो बयानियों का क्या, या तो आप कहें कि जी कोई चेंज हो गया उनका बयानिया, तो और बात है। अगर आप वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, तो अगर एक पार्टी जीती है, अगर हमने तो पहले भी किया, हमारे पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि PMLN जीती तो मैं खुद शहबाज शरीफ साहब को कॉल करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता। अब ये नहीं है कि आप इलेक्शन हार जाएं और फिर आप इल्जाम लगें। आप दस्तखत पे जीते हैं, आप बाकी जगहों पे जीते हैं, हमने आपको मुबारकबाद पेश की, अगर आप जीते हैं। ये देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जरूरी नहीं कि उस पार्टी हर जगह जीतेगी, कहीं पे हम हारेंगे, कहीं पे हम बुरी तरह हारेंगे, कहीं पे इनकी ये पोजीशन होगी। अब ये तो नहीं है कि इनको जो है, दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके जो कैंडिडेट था वो इनका चॉइस ऑफ कैंडिडेट भी गलत था। कि मतलब मिस्टर इस्माइल ठीक है, इनके लिए बहुत ऑनरेबल मैन है, लेकिन वो पब्लिक के नुमाइंदे नहीं है, वो एक जो है टेक्नोक्रेट टाइप आदमी जिन्होंने पब्लिक डीलिंग नहीं की है और अचानक उनको उन्होंने कैंडिडेट बना दिया है। तो ये चीजें जो है वो उसमें भी फ्लॉस थी। लेकिन सर देखें ना, अभी जो सो फार भी जो वोट्स कलेक्ट हुए हैं, मिफ्ता इस्माइल आप कह रहे हैं कि वो पब्लिक नुमाइंदे एज सच नहीं है, तो फिर भी 500 तक का तो फर्क है। कादिर मंदोखेल और मिफ्ता इस्माइल के वोट गैप तो है ही 500 का। बिल्कुल इस चीज को मैं मानता हूँ, फर्क थोड़ा है, इलेक्शन कमीशन में ये गए हुए हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि रिकाउंटिंग अगर हो जाती है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है, फिर मैं उम्मीद करता हूँ अपने PMLN के दोस्तों से कि फिर वो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करेंगे और हमें इलेक्शन की मुबारकबाद। सही है, यानी रिकाउंटिंग को तो ये आपका बाज़ाब्ता आपकी जमात का भी मौक़िफ़ है कि आप वेलकम करें। फैसल साहब, तो फिर ये वंस एंड फॉर ऑल मामला हल कर देंगे, ई वोटिंग, इंतखाबी इस्लाहात इस जानिब आ जाएं गवर्नमेंट के साथ। अभी अनवारुल हक काकड़ साहब को आपने सुना है। देखिए दूसरी इशू पे आते हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब बड़े संजीदा पॉलिटिशियन हैं, और अफसोस की बात यह है कि जो जिस इनके साथ इत्तेहादी हैं ये PTI के साथ, उनमें संजीदगी नहीं है। अगर आप माजी में देखें, 1 साल पहले 1.5 साल पहले भी ये बात हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी PTI के वज़रा की तरफ से कि हम जा रहे हैं शो ऑफ हैंड के जरिए सेंट में। उसके बाद सब कुछ खत्म। PTI का प्रॉब्लम ये है कि जब चीज सर पे आ जाती है और देख रहे होते हैं कि बस अभी 24 घंटे और 48 घंटे रखें, तो ये सब कुछ जो है बिल्डोज करके चीजें अडॉप्ट होना चाहते हैं। हमें आज तक हुकूमत की तरफ से किसी इशू पे संजीदगी नजर नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए हैं, हमने पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाने की कोशिश की, हमने हमारे पार्टी के जो को चेयरमैन थे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उसने खुद स्पीकर और चेयरमैन को लिख के दिया कि आप मेरे इख्तियारात लें और पार्लियामेंट को दे दें। तो ये इस किस्म के नहीं, फैसल साहब सिर्फ इतनी हम तमाम की और थोड़ी मदद कर दें समझने में आपकी बात को। आप कह रहे हैं संजीदगी नजर नहीं आ रही PTI में, तो किस बात से आपने ये अखज़ किया है कि संजीदगी नहीं है? देखिए हर चीज PTI की कोशिश होती है कि वो मीडिया के जरिए वो करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहेंगे कि सब कुछ रवाना हो। अब आप सेंट के हवाले से अगर जब पिछले दिनों जब ये लेके गए थे सेंट के इलेक्शन से पहले कि जी शो ऑफ हैंड हो, क्या इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया? सही है, पार्लिमानी कमेटी बनाई, पार्लिमानी में बैठे पार्लियामेंटेरियंस को ऑन बोर्ड लिया। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूसिवनेस नहीं है, ठीक है। हमने तमाम जो पार्टीज जो नुमाइंदगी कर रही थी पार्लियामेंट के अंदर, उनसे हमने एक कमीशन बनाया, हमने एक उस पर कमेटी बनाई और उन्होंने वो सिफारिशात दी। अब ये कह रहे हैं हमारी जो सिफारिशात है हम ले आए पार्लियामेंट में, फिर हम जो है वो उस पर जो है ऑर्डिनेंस लें, ऐसी चीजें नहीं होती। पार्लिमानी पॉलिटिक्स जो है वो अगर इसको समझिए तो संजीदा लोग जैसे काकड़ साहब वगैरह इनसे कम सीख लेगा। अगर ठीक है कुंडी साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं इसी आपके नुक्ते को आगे लेकर चलती हूँ। आपने कहा है कि सेनेटर अनवार तो यकीनन आपने कहा है कि वो संजीदा हैं, संजीदगी की उनकी आपने तारीफ की, लेकिन आपको जो असल आपकी कंटेंशन है वो PTI से है। आफ्ताब जहांगीर साहब की तरफ यही बात लेके चलते हैं। आफ्ताब साहब, आपके एलाइज संजीदा हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी संजीदा है, आप लोग संजीदा नहीं है, ये फैसल करीम कुंडी साहब का व्यू है जो कि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इंक्लूसिवनेस नहीं है। उन्होंने कहा है चलें आप जो चीजें कर रहे हैं वो खुद साख्ता तौर पर कर रहे हैं। आपने ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड कब लेने की कोशिश की? कोई कमिटी बनाते जहां पर उनके भी नुमाइंदगान होते और फिर वो आपको अपनी तजावीज देते इस हवाले से? बहुत शुक्रिया मोना कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और काकर साहब को भी
और कुंडी साहब को भी और आपको भी रमजान का आखिरी अशरा मुबारक हो। आज से ताक रातें शुरू हो रही हैं, हमें चाहिए हम सबको इज्तिमाई तौर पे अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह की राह कि उसमें गिड़गिड़ा के दुआएं मांगे कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से जो इस वक्त दुनिया के अंदर आई हुई है इससे हमारी खलासी फरमाए। बेशक, बिलाशुबा। अच्छा, अब देखिए बात ये है कि कुंडी साहब ने अभी ये बात की कि हमारी किसी बात पे संजीदगी नजर नहीं आती, लेकिन ने खुद कहा है कि जी ऑपोजिशन को कहे कि आए और इंतखाबी इस्लाहात करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक बात उस पर इनका जो नून लीकर जो जो मरियम साहबा का जो रिस्पॉन्स आया वो भी आप सबके सामने है। मैं ये कहता हूँ कि ये मत देखें कि कौन बात कर रहा है, ये देखें कि बात क्या कर रहा है। अगर आप इस पर संजीदा हैं कि मुल्क के अंदर इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, इस जंग से हम इस झगड़े से निकलना चाहिए कि हर इलेक्शन को हम मुतनाज़ा बना दें, हर इलेक्शन को हम कहें कि जी ये जाली है, तो इससे हमें निकलना तो है ना। आज नहीं निकलेंगे कल, तो इसलिए उसका बेहतरीन फोरम जो है वो है पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट से हम इसको करें। जब ये बात की गई है और इस पर हमारे गोजरा भी इस बात को कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, मीडिया भी इस बात पर संजीदगी से गुफ्तगू शनीद कर रहा है, तो क्यों नहीं अब पार्लियामेंट के अंदर हम जाते हैं, इजलास आएगा, वैसे भी स्पीकर साहब बुलाएंगे, हम संजीदगी के साथ एक कमेटी बनाएं और उस पर वहां पे डिस्कशन करें। ये तो फिर एग्जैक्टली आपने उस बात को इंडोर्स कर दिया है जो फैसल साहब भी कह रहे हैं कि कोई कमेटी वगैरह बनाए, उनके भी नुमाइंदगान को ऑन बोर्ड ले। उसके बगैर होगा नहीं ना। हाँ। लेकिन देखें उसके बगैर होगा नहीं। लेकिन नहीं, हाँ। जैसे आफ्ताब साहब एक मिसाल जैसे मैं अगर आपके सामने पेश करूं, अभी ये कुंडी साहब ने भी वैसे इसका थोड़ा सा एक एब्स्ट्रैक्ट तस्करा किया था कि सेनेट में जैसे शो ऑफ हैंड्स वगैरह की बात की थी, तो उसमें भी ये कि गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड अपोजिशन को ऐसा नहीं लिया, उन्होंने खुद अपने तौर पर ये एक तजवीज दी और कहा कि ये हो जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से खत वगैरह लिखा। अच्छा देखें, एक आपको ये शुरू से चल रही थी कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए, जिसकी मुखालफत कौन कर रहा था? ये मुखालफत जो थी, ये मुखालफत की ऑपोजिशन की तरफ से आ रही थी, इसीलिए हम उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में ले गए। हमने कहा कि जी वहां से हो जाए। अगर ये वहां से हो जाता तो ये जो आज ये जो इंतशार होता है ना हर बात के अंदर कि ये बिक गया, ये हो गया, ये धांधली हो गई, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ये मोहर सही लगाई थी गलत काउंट हो रही है, तो ये सब चीजें खत्म हो जाती। वो तो एक बहुत छोटा इलेक्शन था, कौमी असम्बली का और सेनेट का अंदर वोटिंग होनी थी, और सूबाई असम्बलियों में ये करोड़ों आदमियों का इलेक्शन तो था नहीं, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन तो नहीं था। इसको वहां पर अगर हम इम्प्लीमेंट कर लेते तो यकीनन एक बहुत बड़ी ये शिकायत जो थी कि ये बिकने बिकाने की और ये सारी चीजें ये खत्म हो जाती। लेकिन उसके बावजूद अभी अगर ये मौका मिला है तो हमें चाहिए कि हमें संजीदगी के ऊपर इसके ऊपर गुफ्तगू शनीद करके कोई ऐसा रिफॉर्म्स लेकर आए कि जिसके अंदर लोगों को मुत्तफिक हैं, गोया आप मुत्तफिक हैं जो अभी इस वक्त सोफार हम तमाम ने बात की है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं पार्लिमानी और तमाम बगैर हो नहीं सकता। देखिए मैं जितना मर्जी चाहूं, लेकिन जब तक मैं अपने साथ दूसरे दोस्तों को नहीं मिलाऊंगा है सबको, वो बात ही कर रहे हैं, वो असल में यही गिला उनकी तरफ से आ रहा था आफ्ताब साहब, जो आपने भी सुना भी कि वो कह रहे हैं कि वो आप इंक्लूड नहीं कर रहे, इंक्लूसिव होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे। लेकिन ये कि प्राइमरी जो बात है वो वही है, तो उम्मीद ये करते हैं कि अगर हुकूमत और अपोजिशन जो प्राइमरी बात है उसके ऊपर एटलीस्ट अगर मुत्तफिक हो गए हैं तो गालिबन ये कि 2023 के इंतखाबात से पहले, जो कि हमारे लिए एक बड़ा मार्का होगा, कोई हम लोग कंस्ट्रक्टिव काम कर पाए, कोई लेजिस्लेशन कर पाए जिसके बिना पर हम फिर वो इंतखाबात को कंटेस्ट करें। नाज़रीन, अगले मौजू का इसी के साथ रुख करते हैं। कल हमने देखा वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद के कुछ इलाकों का सरप्राइज विजिट किया, बगैर प्रोटोकॉल के वो गए और उन्होंने लोगों से बाज़ाब्ता जाकर पूछा कि उनके क्या हालात हैं, कैसा वो महसूस कर रहे हैं, कि आया उनको कोई परेशानी नहीं है, ख्वाह वो रेडी वाले हों या फिर ठेले वाले हों। ये तमाम उन्होंने जो कल एक उनकी सरगर्मी थी ये तमाम हमने देखी। क्या इस तरह की प्रैक्टिसेस नाजरीन मजीद होनी चाहिए? सवाल मुलाहिजा कर लें, फिर पैनल का रुख करते हैं सवाल के साथ। जी नाजरीन, ये प्रैक्टिसेस कैसी हैं? और यकीनन ये वन ऑफ अ काइंड है क्योंकि इससे पहले हमने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी है। लेकिन अगर ये इस चीज़ का आगाज़ हुआ है, क्या इसको मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए कि आम लोगों के पास जाकर पूछा जाए कि उनके क्या परेशानियां हैं? यकीनन कुछ परेशानियां ऐसी हैं कि जो कि तमाम के हवाले से एक कॉमन है या ज़बान ज़द-ए-आम, जैसे कि महंगाई वगैरह के मसाइल हैं, या रमज़ानुल मुबारक में अच्छी अशियाए खुर्दो नोश और
क्वालिटी को इंश्योर करना, रमज़ान बाजार वगैरह या बचत बाजार में, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी पता है। लेकिन इसके अलावा अगर अवाम की कोई शिकायत हैं तो जाके वहाँ उनकी अवाम की पल्स खुद जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का वो जाकर खुद असेस करे। ये प्रैक्टिस कैसी है, आगे इसको कितना हमें लेकर जाना चाहिए, या कैसे इस चीज़ को हम देखते हैं, किसके ऊपर एक होलिस्टिक बात करने की कोशिश करेंगे इस दूसरे सवाल के तहत। अनवार साहब, टू यू। देखें, मेरी नज़र में ये विज़िट सिंबॉलिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, कोई हेड ऑफ गवर्नमेंट हो, हेड ऑफ स्टेट हो, हेड ऑफ हाउस होल्ड हो, वो बुनियादी तौर पे एक रोल मॉडल होता है। और जो उस हायरार्की में जो बाकी लोग होते हैं वो रोल मॉडल की तरफ देखते हैं। मुझे पता है कि सोशल मीडिया में या बहुत जगहों पे ये क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि जी बड़ा मैनेज किस्म का विज़िट था और लोग जो है ना बड़े कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर लेके गए। मसला उस एक रेडीबान के पास या एक शख्स के पास वक्त के वज़ीर आज़म का जाना नहीं था। मसला ये है कि जो 22 करोड़ अवाम जिस गवर्नेंस स्ट्रक्चर के तहत रह रहे हैं उसमें 4 वज़राए आला हैं सूबों में, उनकी काबीना मौजूद है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर मौजूद है, 4 चीफ सेक्रेटरीज़ हैं जो सूबों में विराजमान हैं, उनके नीचे कमिश्नरेट्स हैं, ज़िले में डेप्यूटी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स है। ये मैसेजिंग इन तमाम लोगों के लिए थी कि जी आपने ओन करना है प्रो पीपल एजेंडा को, और जो मॉनिटरिंग का रोल है हुकूमत का, रियासत का, उसको इनिशिएटिव लेके आप मॉनिटर करें। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको चीफ मिनिस्टर हाउस से कोई कॉल आएगी या प्राइम मिनिस्टर हाउस से कोई कॉल आएगी। ये वो सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का एक जज्बा है जिसके तहत आपको हुकूमत ने, रियासत ने, सरकार ने इंतजामी उमूर के लिए इंगेज किया हुआ है। अब एक जिले में डिप्टी कमिश्नर साहब को किस चीज का इंतजार है कि वो मॉनिटर करें कि यहाँ पे अशिया खुर्दनोश जो हैं वो गवर्नमेंट रेट्स के मुताबिक जो हैं क्या आवाम को मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, मुनाफाखोरों के साथ हुस्न इत्तेफाक है। आप सेनेटर साहब देखिएगा कि कल प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा और फिर उसके बिल्कुल बाद ही हमने ये वाकया भी देखा है। कौन सा वाकया? ये जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, जिसका आप तस्करा, सियालकोट वाला जो नहीं, मैं उस पर भी बात करूंगा। मैं ओवरऑल एक निज़ाम की बात कर रहा हूँ कि निज़ाम में भी लोगों को ये रियलाइजेशन होनी चाहिए। अब जब हेड ऑफ द गवर्नमेंट को अगर इस निज़ाम में जेन्युइनली कोई देखता है और उसको उस पर जेन्युइन बिलीव रखता है तो मैं समझता हूँ कि शायद वो उसके फुटस्टेप्स को भी फॉलो करेगा। इसीलिए वो चाहता है कि वो लोगों को इंस्पायर करे, लोगों को मूव कर सके, उनमें ये एहसास उजागर कर सके। वैसे कोई लेकिन अनवार साहब, आप ही की गुफ्तगू से ये काउंटर सवाल भी तो है ना कि आपने और कितने एमएनएस को या एमपीएस को, मिनिस्टर्स को, सेनेटर्स को, आप तो चलें आप अवामी एक रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप अपने आप को उसी तरह से कैरी करते हैं, लेकिन आपने जनरली स्पीकिंग ये कितना एटीट्यूड आपने देखा है आम? देखिए, मैं तो इसको मुझे कन्फाइड करने में, एडमिट करने में कोई आर महसूस नहीं हो रहा कि बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर के या अपनी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के इस किस्म के विजिट को हम एक मॉरल कलर दे सकें, मॉरल उसकी शेपिंग कर सकें, हम खुद ही उसकी क्रिटिसिज्म में इन्वॉल्व होकर वो जो ऑप्टिक्स हैं उस पर बिलीव ही नहीं रखते हैं। हम समझते हैं कि जनाब कोई कहेगा ये साइकोफेंसी के लिए प्राइम मिनिस्टर की तारीफें कर रहा है, कोई कहेगा उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए कह रहा है, कोई कहेगा ये झूठ बोलते हैं। यू नो, ईदर वे जो उसका असल एसेंस है उससे दूर हो रहे हैं। हाँ, ये हेल्दी नहीं है, ये हेल्दी नहीं है। नेशनल असेंबली के मेंबरान को करना चाहिए, सेनेट के, प्रोविंशियल असेंबली के, और जो एक बहुत भारी भरकम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिनका प्राइमरीली ये काम है, जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से फल फूल रही है, जिनके कलम की स्याही जो है वो भी टैक्स पेड है, जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं वो भी टैक्स पेड है, जिस दफ्तर के एयर कंडीशन को वो एंजॉय करते हैं गर्मियों में वो भी टैक्स पेड का है। तो जो टैक्स पेयर हैं, इसी कंटिन्यूटी में जो सियालकोट वाला एक हमने इंसिडेंट देखा वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उस रवैये को मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की या किसी भी सरकार के काम करने वाले शख्स की, या जो काम नहीं भी कर रहा है, जो लोगों की या ह्यूमन डिग्निटी है ना, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हैविंग सेड दिस, इट डज नॉट मीन कि आप डिग्निटी को रिकग्नाइज करते हुए
जो लेग्जिटी है टुवर्ड्स द वर्क उसको बर्दाश्त जी करना है। जी जी वो कतन बर्दाश्त नहीं जी होनी चाहिए। उस लेग्जिटी को एजिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिकल बॉस की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस की कि वो उससे उसको निकालें, राइट वो राइट उसको उस फुर्ती की तरफ लाएं। लेकिन ये एक ज़रा डिग्निफाइड अंदाज में होना चाहिए। हाँ हमें एक दूसरे के एहतराम का वैसे ख्याल रखना चाहिए। हम माशरे में मुख्तलिफ पोजिशंस पे डिवाइन हवाले से, कुदरत के हुक्म के हवाले से, अपनी अपनी मेहनतों के हवाले से पोजिशन ज़रूर है। राइट इसका राइट मतलब ये कतन नहीं है कि राइट टू इंसल्ट जो है ना हाँ वो किसी यही एक एक तबके को वैसे मिल जाए। रैशनल व्यू है जो हमें ज्यादातर मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के हवाले से। लेकिन यस, बताइएगा कुंडी साहब, आपकी तरफ अगर मैं आऊं यही बात लेके, एमएनएज, एमपीएज, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदगान, हमारे सेनेट के जो नुमाइंदगान हैं वो, हमारे मिनिस्टर्स, स्पेशल असिस्टेंट्स वगैरह वगैरह, या जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी जिले इंतजामिया है, जिनका प्राइमरीली असल ये रोल ही है, तो किसी को हिचकिचाहट महसूस नहीं होनी चाहिए। और इसको शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि वजीर आजम इमरान खान के सरप्राइज विजिट को, अदर देन दिस, जैसे कि अभी सेनेटर अनवारुल हक काकड़ कह रहे थे कि उसकी स्पिरिट को हम खुद ही से उसको, जिसे कहते हैं कि नेस्त नाबूद ना करें। देखिए, दो विजिट्स, एक वजीर आजम साहब का हुआ था और एक तो हम तमाम। देखिए, अब आप और एक और भी एक वाक़या हुआ था जो कि सारे मुल्क से एक एमपीए साहब थे या स्पेशल जो जिनका गालिबन किसी ऑफिसर के साथ फोन पे कोई थोड़ा बहुत। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हम एमएनए एमपीए हम सब हमें क्यों एसी या डीसी को साथ लेके प्रोटोकॉल में जाना चाहिए? सस्ते बाजार में या कहीं भी आप जा रहे हैं, आप खुद को विजिट करते हैं अपने इलाके के, अगर आप हैं उस इलाके में आप रहते हैं तो आप विजिट करें, और कोई कंप्लेंट्स हो तो आप जाके एडमिनिस्ट्रेशन से करें। अगर आप मिनिस्टर हैं, स्पेशल असिस्टेंट, तो आप डायरेक्ट सीएम से भी कर सकते हैं, और वहाँ के मतलब है कि जो भी कंसर्न लोग उनसे कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपके बारे में भी फैसल साहब, आप भी एक बहुत अवामी नुमाइंदे हैं, आप भी अवाम के साथ कुर्बत रखते हैं। लेकिन ये जो एमएनएज एमपीएज की बात है, सिंध हुकूमत भी आपकी है, ये भी हमने एक ओवरऑल एटीट्यूड देखना है ना, ख्वाह उनका ताल्लुक इलेक्टेड नुमाइंदे का ऑपोजिशन से हो, गवर्नमेंट से हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन अवाम में घुलना मिलना ये तो हम तमाम के ऊपर, या इलेक्टेड नुमाइंदगान है उनके ऊपर फर्ज है, आप तमाम के ऊपर। वो तो है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। उसमें तो देखें, अगर आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो अपोजिशन या हुकूमत के नहीं से जा सकते हैं, वहाँ के और नुमाइंदे भी हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर अगर रहे कल जो सियालकोट में वाक़या हुआ है, अगर कोई चीज जाके ऑफिस में बता देती, उनके साथ अगर कोई दो तकार उसको उन्होंने करना था या कोई गलत बात थी, तो मेरे ऑफिस में बैठ कर ये बात होती। और अगर आप कैमरा के सामने और लोगों के सामने ये ड्रामा क्रिएट न करते, क्या तो मोबाइल में सब है, आप इधर भी जाए, लोगों ने मोबाइल ऑन किए होते हैं, तो आप अगर एक ऑफिसर है जो भी है वो गलत है, ये गलत है, उसकी मैं नहीं कहना चाहता। अगर आप उसकी किसी भी बंदे की आप नफ्स को मजरूब करेंगे तो डेफिनेटली उसकी तरफ से रिएक्शन आएगा। अभी आप देखिए मीडिया चैनल में आ रहा है जी, ब्यूरोक्रेसी एक तरफ खड़ी हो गई, स्पेशलिस्ट पॉलिटिशियन दूसरी तरफ खड़े इस हो पे गए। बल्कि लेटेस्ट ये है कि वजीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मौजूदगी में फिरदौस साहिबा मिली हैं इन दोनों से, और इसके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठी है। तो मतलब ये चीजें फिर ना होती, मतलब है कि फिर आप क्यों आप एसी और डीसी को साथ लेके जा रहे हैं? फिर आप खुद चेक कर लें, विजिट करें, उसमें आपकी जो कोताहियां हैं आप जाके कंप्लेंट करें उसके, जहाँ पे जो उनके डीसी हैं या कमिश्नर हैं या सीएम के साथ जाकर कंप्लेंट करें, यहाँ पर ये चीजें गलत हो रही है, फिर उसे पूछ करें। अगर आप लोगों के सामने कैमरा के सामने ऐसी बातें करेंगे तो डेफिनेटली इसका रिएक्शन आएगा, वो चीजें आएंगी। ये चीजें और फ्लॉज होती हैं, आप कह रहे हैं फ्लॉज, तो मतलब है कि फ्लॉज नहीं होते, फ्लॉज हर चीजों में होती हैं। अगर मतलब है कि वो अब ये नहीं कहते कि बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ठीक होगा, ठीक है, राइट राइट, लेकिन ये वाकया नहीं होना चाहिए था। फिर आप मुजफ्फरगढ़ में देखें, वही बात है मोर और लेस, अभी जैसे ये काकड़ साहब ने भी ये बात की और आप भी जैसे फरमा रहे हैं, ये सही बात है कि ये और है इसमें अगर अब कल अगर ये चीजें हो जाती हैं, मैं ये नहीं कहता कौन सा कसूरवार था, हाँ, अगर उसमें ब्यूरोक्रेसी को से माफी मांगी जाएगी तो कल ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक कंडक्ट की बात है, बिल्कुल ये बात सही है कि फायदा उठाएगी, और अगर पॉलिटिशियन से मांगेंगे वो उसका नाजायज फायदा उठाएंगे चीज का, हाँ, फिर आगे बढ़ेगी बहुत ज्यादा। आफ्ताब साहब, इस पे जरा ब्रीफली आपका भी मैं व्यू ले लूं, हमें फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। लेकिन आफ्ताब साहब आप बताइएगा, ये तो व्यू जाहिर है जो इलेक्टेड नुमाइंदगान है उनके हवाले से बहुत बिलखुसूस आता है कि जी
जब वोट मांगते हैं उस वक्त आप अवाम में घुल मिल जाते हैं, लेकिन जब एक दफा वोट मिल जाते हैं तो फिर वही ये इलेक्टेड, जो इलेक्ट कराने वाले वो अवाम है या जो लोग हैं वही ये शिकायत करते हैं कि उसके बाद तो आप नजर ही नहीं आए। अच्छा, मुझे पता नहीं आपने मुझे फॉलो करती हैं कि नहीं करती, या काकड़ साहब या कुंदी साहब, तो नहीं नहीं, लेकिन बिल्कुल ये आपको कौन फॉलो नहीं करता आफ्ताब साहब, ये आपके हवाले अच्छा, से, हाँ आपके बारे में तो सब ये बात है कि आप अवाम में बिल्कुल उस तरह से अपनी मैं इंक्लूसिवनेस अभी रखते हैं, अभी लेकिन अभी भी जनरली स्पीकिंग जी। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी 1.5 घंटे का सफर करके जाऊंगा। एक गरीब वर्कर है, मजदूर वर्कर है, उसने इफ्तार पार्टी रखी है मेरे लिए, कहा जी आप भाई आपने मेरे पास आकर इफ्तारी करनी है। अच्छा, बहरहाल ये तो एक क्या है कि मैं इस बात का कायल हूँ कि आप रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। कभी ओहदों से रिस्पेक्ट नहीं मिली, कभी किसी चीज से नहीं। ओहदों से खौफ मिलता है कि वो आपके ओहदे सही की बात है जी। हाँ, आपसे खौफ ज्यादा होगा, लेकिन वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बहुत सही रिस्पेक्ट तो बात है। आपको लेनी पड़ती है। देखिए, जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब का कल का दौरा था, जब प्राइम मिनिस्टर साहब, अब मुना मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, सीधी बात करता हूँ जो दिल की होती है, बात लोगों को अच्छी लगती है नहीं लगती। प्राइम मिनिस्टर साहब हाँ। ने जब रियासत मदीना की बात की है, तो रियासत मदीना के अंदर हमारी सुन्नत ये है, सहाबा की भी, खुलफा की भी, कि वो रातों को निकलकर खामोशी से जाके लोगों के हालात मालूम करते थे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। आज थोड़ा सा कंट्रोल होगा विजिट, कल वो कंट्रोल के बाहर भी होगा, वैसे भी हाँ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कल एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैंने अपने पार्लिमानी ग्रुप में कहा, और मैंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचा दी जाए, कि जो लोगों की खुशी थी, जो वहां पर जो लोग आए कि वो हैरान हो गए, हमने अपने सामने जी प्राइम ये मिनिस्टर बात को है। हाँ देखा। हाँ। अच्छा, एक बच्चे ने एक ख्वाहिश का इजहार किया, मैं आपके टेलीविजन के तवज्जुह से भी ये कह रहा हूँ कि हो सकता है वहां तक बात पहुंच जाए। उस बच्चे से जब पूछा गया, तो उस बच्चे बाद में कैमरामैन ने, तो उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बड़ा खुश हुआ, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ तस्वीर खिंचाऊं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने उसके जवाब में ये आजकल कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि इस बच्चे को ठीक, ईद राइट। के बाद अपने पास बुलाएं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इसके ऊपर शफकत का हाथ भी रखें, इसकी इस ख्वाहिश को भी पूरी करें कि ये आपके साथ तस्वीर बनाना चाहता है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। ये रवैये जब हम अपनाएंगे, तो आज इमरान खान कर रहा है, कल कोई और पार्टी के, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग के लीडरान भी यही सब कुछ करेंगे। दुरुस्त बात है। एमएनए भी यही देखेंगे, वजीर आला भी यही देखेंगे, मिनिस्टर्स भी ये देखेंगे कि किस तरह इसकी इनको इज्जत मिल रही है, किस तरह लोग इनसे मोहब्बत करने लगे हैं, तो वो भी अपनी मोहब्बत में इजाफे के लिए ये सब कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप देखते हैं कि ये जो एक रवैया है कि वोट मांगने के लिए मौजूद होना, फिर उसके बाद गैर मौजूद होना, ये कतन काबिल बर्दाश्त नहीं है, और फिर उसका जो एक बैकलैश है वो बहुत शदीद आता है उसी अवाम की तरफ से जिन्होंने इलेक्ट किया होता है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आप हमारे साथ थे। और नाजरीन, मैं तीसरे अपने ज़रूरी मौजू का रुख करना चाहती हूँ, और हमारे तमाम पैनल के साथ GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान के लिए, जो कि यूरोपियन यूनियन से काफ़ी नेगोशिएशंस के बाद हासिल हुआ था, अब वो एक ख़तरे के जो है तहत वो पड़ चुका है, और वो ऐसा लगता है, ये खदशा है कि गालिबन ये कि यूरोपियन यूनियन में एक वोट हो और ये GSP प्लस स्टेटस को दोबारा एक रिव्यू किया जाए, और देखा जाए कि क्या मौजूदा मुहर्रकात में ये पाकिस्तान के पास रहना चाहिए या नहीं चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट्स को, बरामदात को, जो कि हमारी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं, उनके लिए ये GSP प्लस स्टेटस कितना अहम है, गालिबन मैं एम्फेसाइज कम ही कर पाऊंगी मैं जितना कहूं। लेकिन हम इस नहज तक क्यों पहुंचे, क्या ये अवॉइडेबल था? और अब जब ये रिव्यू हो रहा है, जो इस किस्म के एलिमेंट्स हैं हमारे मुल्क में, जिनकी वजह से या जिनके बायस हम एक एम्बेरसमेंट का सामना इस वक्त गालिबन खुदा न ख्वास्ता कर सकते हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? सवाल देखिएगा, फिर वापस आते हैं। जी नाजरीन, ये जो नजर सानी है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, अब पाकिस्तान का क्या इसके ऊपर लाए अमल होगा और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हम इस नहज तक क्यों पहुंचे हैं, ये बहुत सारे पेचीदा सवालात हैं जो कि हमारे इस सवाल में शामिल हैं। और बैरिस्टर अली जफर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर इज रिप्रेजेंटिंग द PTI, हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन। वेलकम ऑन बोर्ड बैरिस्टर साहब। आप ही की तरफ मैं रुख करना चाहती हूँ इस सवाल के साथ। यूरोपियन यूनियन वांट्स टू रिव्यू द GSP प्लस स्टेटस फॉर पाकिस्तान। अब बताइएगा सर, ये हम कहाँ आ गए हैं, और
हुकूमत की तरफ से मुलाकातें भी हो रही हैं और कुछ जो यूरोपियन यूनियन के मेंबरान हैं उनको हम इंगेज भी करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो एक तलवार हम पर है, हम इसको हटा सकेंगे या कहीं पर इसका रुख मोड़ सकेंगे? जी, बहुत जरूरी है कि जिसको आपने जिक्र किया कि तलवार को हटाया जाए, और इसकी वजह ये है कि इसके दो नुकसानात हैं। एक तो ये नुकसान हो सकता है कि अगर ये वाकई ही ये रेजोल्यूशन पे अमल दरामद किया जाए तो फिर हमारा ना सिर्फ वो जो हमारी एक्सपोर्ट्स का हमें कंसेशन है वो खत्म हो जाता है, बल्कि इमीडिएटली जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मकसद दूसरे ममालिक हमारे नेबरहुड में ही, इंडिया को आप एग्जाम्पल ले लें, वो उनको एज मिल जाता है, बिल्कुल एज ले लेंगे और वो अपना शुरू कर देंगे काम। और एक बार कोई और मुल्क आ जाए बीच में तो फिर आपका वापस लेना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें इससे शक ही नहीं है कि हमें अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि ये जो रेजोल्यूशन है इसको, हालांकि ये रेजोल्यूशन अज खुद ये इफेक्टिव नहीं होती, ये एक रेजोल्यूशन है, इसको बाद में जरूरी नहीं कि अमल दरामद भी हो, लेकिन क्योंकि अब रेजोल्यूशन आ गई है तो बहुत जरूरी है कि हम इसको एक डिप्लोमेटिक तरीके से इसको समझा के, डिस्कशन करके, डिबेट करके उनके साथ इसको रेजोल्यूशन को वापस करवाने की कोशिश करें। बैरिस्टर साहब, अभी जैसे हंगरी, जर्मनी, ये कुछ ऐसे यूरोपियन यूनियन मेंबर्स हैं जिनको हम एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है ये कोई साजगार साबित होगा या फॉर द टाइम्स टू कम हम इस चीज से कोई बेनिफिट ले पाएंगे? और दूसरा, इसी कंटिन्यूटी में ये भी फरमा दें कि जो एक पूरी चीज हुई या एक जो बड़ा तल्ख किस्म का एपिसोड हमने पाकिस्तान में देखा गुस्ताखाना खाकों के हवाले से, उस पर भी जो गवर्नमेंट की हिकमत अमली है कि आपने उस पर्टिकुलर जमात को प्रोस्क्राइब किया वगैरह वगैरह, फिर उसमें अब आपने जो कानूनी राह है वो भी आपने इसमें इख्तियार करनी है, तो आपको हुकूमत कहीं इससे पीछे ना हटे, अब गवर्नमेंट या स्टेट को इस पे क्या एक्शन लेना पड़ेगा? देखिए जी, जो उनके खदशात हैं और जो इस रेजोल्यूशन में बातें की गई हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा हमें। उसमें से टीएलपी का इशू बहुत सीरियस इशू है, और जहां तक टीएलपी का मामला है उसमें तो हुकूमत एक कदम भी वापस नहीं लेगी, और उसमें साफ नजर आ रहा है कि उसमें कानूनी कार्रवाई जो करना है वो जरूर की जाएगी। हाँ, अगर टीएलपी में कोई ऐसे लोग हैं जो कि मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं और अपनी कंडेम करते हैं अपनी जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उनको, तो फिर उनके साथ बेशक नए एक तरीके से वो आ जाएं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, वो भी बात की जाएगी, लेकिन सारी चीजें समझानी पड़ेगी वेस्ट को, उनको आगाह करना पड़ेगा ताकि सारा मामला ट्रांसपेरेंट ही हो। ठीक है लेकिन इतना बिल्कुल यकीन मेरा ख्याल है, मुझे तो कम से कम यकीन है कि टीएलपी के जो एक्शन ले चुके हैं हुकूमत, उससे वापस नहीं होगी। ठीक है, तो वी हैव बैरिस्टर अली जफर वर्ड फॉर दिस के उनको यकीन है कि इसको कहीं से भी बैक ट्रैक करने की कोई ऐसी बात नहीं है। सेनेटर अनवारुल हक, आप बताइएगा, ये रेजोल्यूशन के खदशात को हमने एड्रेस करना है, हमारे अपने तरफ से भी करे जाने वाले कुछ काम हैं, उनमें क्या क्या है, कितना हम कर चुके हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग कितना बाकी है आपके व्यू में? मोना देखें, हमारे पार्ट पे बाज़ाहिर तो ऐसे लगता है जो इमीडिएट चैलेंज था टीएलपी का और वो मैनेज हो गया, बेहतर मैनेज हुआ, कम बेहतर मैनेज हुआ, उस पर बहस ज़रूर की जा सकती है। लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान की रियासत इस चैलेंज की कॉम्प्लिकेशंस को, इसके जो नुआंसेस हैं, डिफरेंट शेड्स हैं, उसको अप्रिशिएट कर रही है इन द माइंड, कीपिंग इन माइंड ऑफ अ ग्लोबल ऑडियंस। देखिए, ईयू जो है वो रिफॉर्मेशन से, रेनेसांस से लेकर जो 300-400 साल का यूरोप का पॉलिटिकल एनलाइटमेंट का सफ़र है, उसमें उसका सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक आइडिया बन गया है। अब उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस यूरोपियन कॉन्टिनेंट में हुए हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हुकूमती सतह पे, एकेडमिया की सतह पे, इंटेलिजेंशिया के सतह पे एक इंटेलेक्चुअल डायलॉग की ज़रूरत है जो ईयू के साथ पर्टिकुलरली और वेस्ट के साथ जनरली बड़े ओपन फिज़ा में, बड़े कैंडिड व्यूज़ के साथ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ डिग्निटी
वो इनिशिएशन ऑफ डायलॉग की जरूरत है, राइट। और दिस इज समथिंग बिग। अनवार साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, फैटफ का भी एक सिलसिला जो है वो चल रहा था और चल रहा है, तो उसके भी एक रेपरकशंस हमारे लिए बहुत गालिबन ये कि संगीन हो सकते हैं इसी के बैकलैश में। देखिए जैसे मैं मुख्तलिफ नुआंसेस का तस्करा आपके साथ कर रहा था, एक ये है कि EU और पॉलिटिकल प्रेशर्स के तहत सर्टन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जहन में रखते हुए पाकिस्तान को उसकी स्टेट बिहेवियर को चेंज करने के लिए इकोनॉमिक टूल को यूज करें, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड है। एक जर्नली सिविलाइजेशनल डायलॉग, जो एक जेन्युइन डायलॉग हो, जिसमें यूरोपियन एकेडेमिया मौजूद हो, यूरोपियन इंटेलिजेंशिया मौजूद हो, इनके डिफरेंट शेड्स के लोग राइट और लेफ्ट के मौजूद हों, एज अ होल इस्लामिक वर्ल्ड से कुछ इनलाइटेंड स्कॉलर्स मौजूद हों, जो चीज़ों की रूहों को समझते हुए लोग हैं, वो आगे आए। और ये जो रेडिकलाइज ओपिनियन है न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि यूरोप में भी, इस तरह का जो एटीट्यूड है, इस तरह की जो एक्सट्रीम पोजीशन है, वो आजकल यूरोप में फार राइट की पॉलिटिक्स को प्रमोट कर रही है, लेकिन गालिबन और हमारे यहाँ भी उसकी इम्प्लीकेशंस आ रही हैं। अपने लिए इतनी एक्सेप्टेंस नहीं रखते हैं। और अब मैं यही कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। अब लेकिन जब ऑफिशियल इंगेजमेंट होती है और ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, तो आप कैंडिड अंदाज में, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ये कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये दोनों माशरा के, सोसाइटी की चैलेंजेस हैं, और इस तरह की रवैये से अगर इस तरह की रेजोल्यूशंस इंट्रोड्यूस होंगी, ये जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं कर पाएगा, बल्कि फर्दर रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, जो किसी के लिए भी ठीक नहीं है, जितना हमारे लिए बुरा है उतने उनके लिए भी बुरा है। फैसल करीम कुंडी, आप बताइएगा सर, आपकी जमात तो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की बार बार बात कर चुके हैं कि आप किसी भी कंस्ट्रक्टिव मुद्दे को लेकर हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं, और ये जो पर्टिकुलर मामला है GSP प्लस स्टेटस हो, इसको रिव्यू करना हो या फैटफ की तलवार हो, ये तो यकीनन किसी भी पार्टी लाइंस के बियॉन्ड है, ये तो हम तमाम के लिए कौमी मफाद है। तो इस पे ऑपोजिशन कितना आप समझते हैं कि हुकूमत के साथ बैठेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत की संजीदगी को भी देखना पड़ता है। अली मिनिस्टर साहब ने बात की एक जमात की तहरीक लब्बैक की एक पॉलिटिशियन। देखिए, आपने उनके साथ एक मुआहदा किया, फिर आपने मुआहदे पे अमल दरामद नहीं हो सका, फिर उस पर मुश्किल थी, फिर आप उसको बैन कर, अब बैन कर दिया, अब आप उसको दोबारा एक अपील का हक दे दिया, जो कि मेरे मुताबिक उसकी अपील जो एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर उसके साथ अगर आप देखें, वो इलेक्शन वीजा ले रहे हैं, वो खुशाब में इलेक्शन और वीजा ले रहे हैं, कराची में वो PTI से ज्यादा बढ़ के वोट। जी। लेकिन ये तो वो गालिबन कोर्ट वगैरह जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, ये तो में पाकिस्तान में ये तारीख रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तारीख रही है कि आप जिस पार्टी को भी बैन करते हैं वो किसी और नाम से आ सकती है। आप फैसल के नाम को बैन कर देंगे, मैं कुंडी के नाम से आ जाऊंगा, कुंडी को बैन करेंगे, हाँ, नाम चेंज करके। ये चीजें होती हैं, इसमें ये नहीं है, ये हकीकत है कि चीजें जो है, जो भी बैन है, वो नाम तब्दील करके दोबारा स्पीच नहीं है। हमें बहुत एक ऐसी पोजिशन के साथ पहुंचते हैं जिसपे हुकूमत ने एक वादा किया है जमात के साथ, और ओपनली वादा किया है कि जी हम फ्रांस के खिलाफ वो एक्शन भी लेंगे। अब वो भी यूरोप ममालिक को पता है कि मतलब है कि ये हुकूमत ने इसकी वादी की है, लेकिन बात ये जो मैंने पहले से कहा था, जब तक आप पार्लियामेंट को करके, क्या ये पार्लियामेंट में, ठीक है, राइट में ये डिस्कस हुआ, आपने डिस्कस नहीं किया। हाँ, पार्लियामेंट की जहां तक बात है, बिल्कुल जॉइंट सेशन होना चाहिए था, आपने करेक्ट। आधे घंटे की क्लास नहीं हो रहा। चले, मैं यही आपका फैसल साहब एक नुक्ता लेती हूँ और इसी के ऊपर कंक्लूड करती हूँ कि अभी भी जो ये पूरा मामला हमारे लिए चल रहा है और बहुत अहमियत का हामिल है, इसके ऊपर कोई जॉइंट सेशन या पार्लियामेंट की कोई जॉइंट बैठक हो जाए ताकि तमाम इस पे ऑन बोर्ड हो। नाजरीन, थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।